100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं हम। इस क्रम में 72वां प्रश्न करेंगे आज हम, और उससे आगे के प्रश्न। तो 72 प्रश्न क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक हैं। तो 10 से शुरू होती है 2 अंकों वाली, 10, 11, 12, 13 और इस तरह से होते हुए कहाँ तक, 99 तक, क्योंकि उससे अगली तो 100 है 3 अंकों की। तो ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। अब हमको इनमें से छांटना है कि 3 से विभाज्य, जो 3 से विभाजित हो जाए, जिनमें 3 का भाग जाता हो। तो देखें 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में। तो यहां लिख देते हैं 3 से विभाज्य। तो वो कौन सी है, पहली 12, 13 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, 15 में। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3 के मल्टीपल, 3 के गुणज चाहिए, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ते रहे हम। 12 तो 3 पंजे 15, 3 6 18 होगा, फिर 21। तो इस तरह से तो लास्ट में कहां तक जाएगा 3 का भाग, यहाँ इन 2 अंकों वाली संख्याओं में 99 में भी जाएगा। 3 से 3 3 जा 3 3 जा 33 बार। तो ये वो संख्याएं हैं 2 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनमें 3 का अंतर आ रहा है। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई, जिसमें सारवंतर कितना हो गया, 3, वो भी प्लस का 3, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो हम इसको एक समांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो अब समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है, 12, सारवंतर 3 है, जो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। और इसमें nवां पद, अंतिम पद जो है वो 99 है। तो माना यहाँ कुल पद n है, तो nवां पद कितना हो गया, 99। और n का पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो समांतर श्रेणी में nवें पद का सूत्र हमें पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना है, 99, a कितना है, 12 प्लस n तो ज्ञात करना है, -1 और d 3 है इंटू 3। सरल करते हैं, ये 12, 3 से अंदर गुणा, 3n माइनस 3, यहाँ ये कितना हो गया, 99 है। 12 प्लस है माइनस है तो माइनस हो गया, ये 9 हो गया, प्लस 3n 99 ये इधर ले आए, पक्षांतर किया तो माइनस हो गया, बराबर 3n, ये घटा के आ गया 90 बराबर 3n, और ये हो गया 90/3 बराबर n। तो 3 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 30। तो यानी कि n बराबर आ गया 30, यानी कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 30। तो हम कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं कुल कितनी हैं, 30। 3 से विभाज्य संख्याएं 30 हैं। तो हमको समझना है कि किस तरह से हमने इसको किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वां प्रश्न। तो ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कर रहे हैं, ये एक आपका अभ्यास है, रिवीजन है, आप पहले पढ़ चुके हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करके आप रिवाइज कर रहे हैं। तो देखें अगला प्रश्न 73वां, सिद्ध कीजिए दिए हुए बिंदु जो है वो सरेख हैं। तो लिख देते हैं बिंदु ए बी सी के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो इन निर्देशांकों को दिखाने के लिए ए को हम इस तरह से भी लिखा सकते हैं, 3 डंडे भी लगा सकते हैं हम इस तरह से। तो सरेख की शर्त क्या है, ये सरेख है, ये दिखाना है। तो सरेख की 2 शर्तें हैं, जैसे कि एक रेखा है, ये यहाँ पे ए बिंदु मान लिया मैंने, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु है। तो ए और बी के बीच की दूरी माना 3 मीटर है, बी और सी के बीच की दूरी माना 5 मीटर है।
तो ए और सी की बीच की दूरी 8 मीटर होनी चाहिए। अगर ये इससे अलग है तो ये तीनों बिंदु सरेख नहीं है। तो एक काम तो हम ये भी कर सकते हैं कि ए बी ज्ञात करें, बी सी ज्ञात करें और ए सी ज्ञात करें, और सबसे बड़ी जो भुजा है वो शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर हो तो वो ये तीनों बिंदु सरेख होंगे। तो उसके लिए हमें दूरी का जो सूत्र है वो लगाना होगा। तो ये d बराबर x1 माइनस x2 की घात 2 प्लस y1 माइनस y2 की घात 2। तो इस तरह से पहले इसको x1 y1 लिया, इसको x2 y2, ए भी ज्ञात हो जाएगा। फिर बी और सी में भी ऐसे करेंगे और फिर ए और सी में भी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि तीन बिंदु अगर सरेख हैं, एक ही सीध में हैं, तो उनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता। तो त्रिभुज नहीं बन सकता यानी तीन बिंदु एक ही सरेख में, तो त्रिभुज नहीं बन रहा। एक बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, यानी तीन बिंदु एक सरेख में ना हो, थोड़ा सा हट के दूसरा बिंदु, तो त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बन जाएगा तो यानी उसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा। तीन बिंदु सरेख हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा यानी कि क्षेत्रफल शून्य होगा। तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे और उसको शून्य दिखाएंगे तो बिंदु सरेख हो जाए। तो करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तीन बिंदु हैं तो x1 y1 x2 y2। जैसे ये x1 y1 है, इसके निर्देशांक इसके x2 y2 और इसके x3 y3 हैं। ये ले लें। तो सूत्र लिखते हैं पहले 1/2 x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं हम 1 2 3 से। तो ये x वाला होगा, ये y वाले होंगे दोनों। यहाँ देख लो, ये यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 लिखना था। और फिर इसको पीछे ले जाएं तो 2 3 1, तो ये x2 होगा, ये y और ये y दोनों। तो यहाँ देखें y3। फिर इस 2 को पीछे ले जाएं तो 3 1 2, तो ये x3 हो गया और ये y1 y2 हो गए। तो इस तरह से हम इस सूत्र को याद रखेंगे। तो यहाँ पे इनके मान रखते हैं 1/2। x1 कितना है, ये 6 और y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 1 माइनस y2 माइनस y3, y3 कितना है माइनस के साथ। तो यहाँ माइनस को अलग से लिखेंगे, इसके लिए फिर कर्ली ब्रैकेट लगाए थे यहाँ पे। प्लस x2 कितना है 0 और y3 कितना है माइनस के साथ, माइनस y1 कितना है 9 कर्ली ब्रैकेट, x3 माइनस के 6, y1 कितना है 9 माइनस y2 कितना है 1। तो यहां देखें 1/2, ये 6 और यहाँ ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 7 हो गया। यहाँ ये 0 है, अंदर कुछ भी हो तो 0 से गुणा होने पे तो 0 ही होना है, 0 कर दिया। प्लस ये हो गया माइनस के 6 और ये 9 में से 1, तो ये हो गया 8। यहाँ देखें 1/2, ये 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 6 × 8 हो गया, प्लस 0 प्लस ये कितना हो गया, ये इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, अगली लाइन में कर देते हैं। तो 1/2, ये 8 6 जा 48 प्लस 0 चाहे तो आप यहाँ पर हटा भी सकते थे, ये माइनस के 48। तो ये 48 प्लस का माइनस का तो 0 हो गया, तो 1/2 × 0 यानी कि 0। तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे, क्योंकि इन तीनों बिंदु क्या है, एक ही सीध में। क्यों है, क्योंकि त्रिभुज नहीं बन रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 0। तो अतः हम कह सकते हैं चूंकि इन बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है या त्रिभुज की रचना
नहीं हो सकती। अतः ये बिंदु सरेख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a -5 -3, b के हैं -4 -6, c है 2 -1, d है 1 और 2। तो यहाँ पे चित्र बना दिया हमने एक चतुर्भुज का और उसके शीर्षों के निर्देशांक दर्शा दिए हैं। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हमको सूत्र नहीं पता, तो हम इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट लेते हैं। तो किसी एक विकर्ण को खींच लेते हैं, या तो AC या BD। तो मैं यहाँ पे AC को ड्रॉ कर रहा हूं। AC, A और C को मिला देते हैं। ये AC को मिला दिया हमने। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज हो गए हैं, एक है ABC त्रिभुज और एक है ACD त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालें, उनको जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने पहले ही लिख दिया है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो एक एक करके दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहां त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है, तो इसी के अनुसार हम इनको x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लेते हैं। तो इसी क्रम में लेंगे। तो सबसे पहले 1/2 x1 है -5, फिर यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ये है y2 -6 माइनस y3 है -1। तो इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया। तीनों ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, तीनों का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि चिन्हों की वजह से। प्लस x2 -4 है, फिर यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, y3 -1 माइनस y1 -3 है, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस x3 वो 2 है, y1 -y2, तो y1 -3 है, यहां देख रहे हैं, माइनस y2 -6। कर्ली ब्रैकेट ये बंद हुआ और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये पूरा बंद। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो 1/2 ये -5 r है, और यहां पे रह गया -6, ये प्लस का 1 हो गया, प्लस -4 और ये -1 है, ये प्लस का 3 हो गया, प्लस 2 ये -3, ये प्लस के 6 हो गया। इनको फिर सरल करें, 1/2 -5 और ये -5 हो गया। तो यहां मल्टीप्लाई का यूज भी कर सकते हैं हम। -4 इंटू ये 3 में से -1, ये 2 हो गया, प्लस 2 और ये हो गया 3। ये इस बड़ा ब्रैकेट लगाएं। अब इनको फिर सरल करें, 1/2 -5 इंटू -5, ये प्लस के 25 हुआ, ये -8 हो गया, और ये 3 2 6। यहां पे सरल करते हैं, 1/2 ये 25 और ये -2,
इन दोनों को सरल किया है, ये आ गया 23/2 क्षेत्रफल है क्योंकि, तो ये होगा वर्ग मात्रक। इस तरह से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो अब क्या करें, x1 y1 इसको ही रहने दे, x3 y3 इसको ही रहने दे, इसको हटा देते हैं, इन्हें काट दें, और यहां पे इसको ले लेते हैं x2 y2। तो अब देखें त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2, x1 क्या है, -5 ही है, कर्ली ब्रैकेट, और ये हो गया y2 - y3 यानी कि 2 - 1 प्लस x2 कितना है, ये अब 1 है, और y3 - y1, तो y3 -1 हो गया, माइनस y1 यानी कि -3 प्लस अब x3, तो x3 कितना है 2, y1 - y2 तो -3 माइनस y2 यानी कि 2। यहां आवश्यकता नहीं थी कर्ली ब्रैकेट की, यहां पे स्मॉल ब्रैकेट ही यूज कर सकते हैं। 1/2 ये हो गया -5 और ये आएगा ब्रैकेट के अंदर 2 + 1, यहां 1 और ये ब्रैकेट के अंदर -1 + 3 और यहां पे 2 × -5। अब देखें 1/2 ये कितना हो गया -5 × 3, यहां पे होगा 1 × 2 और ये 5 × 2 = 10, वो भी माइनस का। यहां देखिए 1/2 ये -15 + 2 -10, इसको सरल करेंगे तो ये हो गया 1/2 और -15 - 10 - 25 हुआ +2 यानी कि ये आ गया -23/2। तो क्षेत्रफल क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता तो इसलिए ये धनात्मक ही लेंगे, तो ये 23/2 होगा वर्ग मात्रक। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 23/2 वर्ग मात्रक 23/2 वर्ग मात्रक ही हैं। तो अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल बराबर है ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी कि 23/2 और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ये भी 23/2 है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 46/2 यानी कि 23 वर्ग मात्रक। तो इस तरह से हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, उसको दो त्रिभुजों में तोड़ करके। तो यहां पे भी लिख सकते थे आप। चतुर्मा एक आयत है, इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से 2 सेंटीमीटर बड़ी है। तो छोटी भुजा माना यानी कि चौड़ाई जो है, तो माना तो चौड़ाई आयत की चौड़ाई यानी कि छोटी भुजा, लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक होती है, तो चौड़ाई जो है वो x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई इससे 2 मीटर अधिक, ये होगी x + 2 मीटर। तो छोटी भुजा जो है बड़ी से 2 मीटर कम है, तो बड़ी x + 2 है तो छोटी x। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है x + 2, चौड़ाई कितनी है x,
और क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 195 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका मान रख दिया हमने। सरल करते हैं, x की गुणा यहाँ अंदर, तो x की घात 2 प्लस 2x, ये होगी 195, यानी कि ये 0 और ये बन गई एक द्विघातीय समीकरण। इसको हम इधर ले आए, ये 195 सीधे करके लिखते हैं, तो बराबर 0 को हम दाईं तरफ ही लिखते हैं, तो x की घात 2 प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। अब अचर पद ऋणात्मक है तो हमें पता है मध्य पद को हम घटा करके विच्छेद करेंगे, तो इसको 195 के आप गुणनखंड कर लें तो ये आ जाएंगे, 3 से करते हैं तो ये आ गया 65, फिर 5 से किया तो ये आ गया 13, फिर 13 से यह भाज्य गुणनखंड, तो ये 3 गुणा 5 गुणा 13 हो गया, यानी कि 15 गुणा 13। तो 15 में से 13 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 15 और 13 की गुणा करेंगे तो 195 होगा। तो इसको सरल करें हम, x की घात 2 प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। यहाँ x कॉमन, x प्लस 15, यहाँ माइनस 13 कॉमन, x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ पे x प्लस 15 कॉमन, ये x माइनस 13 बराबर 0। तो सामान्यतः हम समीकरणों में यहाँ इस तरह से इम्प्लाइज का प्रयोग नहीं करते हैं, आप कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन ये इम्प्लाइज का प्रयोग यहाँ छात्र कई बराबर के चिन्ह की जगह उपयोग कर लेते हैं, वो गलत है। बराबर का चिन्ह अलग है, यहाँ ये इम्प्लाइज, ये इसका मतलब है ये एक पूरा पद जो है इस पद के बराबर है, ये इससे अगले वाला इसके बराबर है। तो यहाँ देखें, ये गुणा ये बराबर 0 हो रहा है, तो इनमें से दोनों में से एक शून्य होना चाहिए। तो यदि x प्लस 15 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो गया, माइनस के 15। तो ये आयत की भुजा ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है ना, तो ये तो मान लिया नहीं जा सकता। फिर यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर 13, तो धनात्मक है, इसको लेंगे तो आयत की भुजा 13 होगी एक, और दूसरी चौड़ाई जो है यानी छोटी भुजा जो है वो होगी 13 मीटर, और बड़ी भुजा 13 प्लस 2 बराबर 15 मीटर। तो इसको हम यहाँ पे लिखते तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चौड़ाई यानी कि छोटी भुजा x बराबर 13 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए इसको छोड़ने पर। और लंबाई x प्लस 2 यानी कि 13 प्लस 2 बराबर 15 मीटर। तो जब आप परीक्षाओं में प्रश्नों को हल करें तो ये यहाँ समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, ऐसा नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है, ये समझने के लिए, आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो इस तरह से नहीं लिखना, आप लास्ट में ही इसको लिखेंगे इस तरह।